दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीडी निरामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है आमने सामने, जिसमें हम शहर की तमाम खास शख्सियतों से आपके मुलाकात करवाएंगे। चाहे वो राजनीतिक भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या किसी अन्य क्षेत्र के भी हो सकते हैं। इस कड़ी में यह हमारा दूसरा एपिसोड है और दूसरे एपिसोड में हमने शहर की एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो कि एक भले राष्ट्रीय पार्टी से रिलेटेड है। भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं श्री ब्रजेश बिचौलिया जी। मैं इनका स्वागत करता हूं इस मंच पर। और आज का हमारा जो आमने सामने का मुख्य मुद्दा है, क्योंकि 4 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बीच में जो पिछले हफ्ता 15 दिन से जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उसको देखते हुए देखा जाए कि एक हिसाब से चुनावी रणभेरी बज चुकी है। 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस को अभी अपनी शुरुआत करनी है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के 21 प्रत्याशी के जवाब में अपने संगठन के 11 जिले के अध्यक्ष घोषित किए हैं। फिलहाल उनकी तरफ से कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी अंदाज को लेकर पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में रहती है। और पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 का जब हुआ था तो उन्होंने 10 प्रत्याशी एक तरफा छत्तीसगढ़ के 11 बदल दिए थे और उन्होंने एक पॉजिटिव रिजल्ट भी लाके दिखाया था। तो उसको देखते हुए एक चर्चा चल रही है खासतौर पे कि इस बार भी विधानसभा चुनाव के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा नया करेगी, नया करना चाहती है, जिसकी बदौलत वो एक बार फिर सत्ता में वापस आएगी। और इसी तामझाम के साथ, जबकि पिछले 1.5-2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों दौरा कर चुके हैं और ये दौरे आगे भी लगातार चलते रहेंगे। लेकिन तमाम क्या चुनावी तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, खास तौर पे भिलाई शहर जिला भाजपा की, हम उसके संदर्भ में ब्रजेश बिचौलिया जी से कुछ बातें करेंगे और जो कि निसंदेह आने वाले विधानसभा चुनाव से रिलेटेड रहेंगे। बिचौलिया जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। आप ये बताइए, आपको एक जिम्मेदारी मिली हुई है भिलाई जिला भाजपा की और आप जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं वो वैशाली नगर खास तौर पे, और भिलाई नगर भी हालांकि है, लेकिन वैशाली नगर जिसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर बीते 4 चुनाव में, जबकि 2008 में पहले सीमन के बाद पहली बार वैशाली नगर आया था अपने अस्तित्व में, और तब से 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है और 1 चुनाव भजन सिंह निरंकारी के रूप में, जो कि उपचुनाव था, उसमें कांग्रेस जीती थी। अभी जबकि विद्या रतन जी भसीन जी का देहांत हो गया है 2-3 महीने पहले और चुनाव 4 महीने बाद है, एक नया कैंडिडेट निश्चित रूप से वैशाली नगर में आएगा। तो वो आप जिला अध्यक्ष होने के नाते बताइए कि आप उसमें क्या तैयारियां और किसको कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं प्रत्याशी चयन को लेकर के? प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं और दुर्ग जिले से एकमात्र सीट घोषित की गई है पाटन की, जिसमें मुख्यमंत्री के मुकाबले में हमारे लोकप्रिय सांसद जिन्होंने सर्वाधिक वोटों से ये सीट जीती थी उनको उतारा गया है। और उनके उतारे जाने के बाद मुख्यमंत्री बहुत घबराए हुए हैं। कांग्रेस में एक हलचल चालू हो गई है, घबराहट बढ़ गई है। हालांकि उसी घबराहट में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जो 21 कैंडिडेट खड़े हुए हैं हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, और बड़े विचित्र टाइप के बयान दे रहे हैं। मतलब जैसे एक दौरा आ जाता है, दौरा पड़ जाता है, उस टाइप का उनके लोग बयान दे रहे हैं कि सांड के सामने मेमने को खड़ा कर दिया है, बछड़े को खड़ा कर दिया है। बछड़ा तो बहुत पवित्र चीज होती है, बछड़े को हर कोई प्यार करता है और सांड देख के हर कोई भागता है। तो ये स्थिति कांग्रेस की 2013 के चुनाव कांग्रेस और भाजपा की हो गई है कि उनने सांड खड़ा की, उनका सांड खड़ा है और हमारा बछड़ा खड़ा है जिसको हर कोई बुला रहा है और प्यार कर रहा है, समझे, और उनका सांड खड़ा है जिसको देख के लोग भाग रहे हैं। तो इस टाइप के अजीब गरीब बयान उनके द्वारा आ रहे हैं। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस खेमे में बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट है, घबराहट है। अभी मात्र 21 लोगों की हमारी टिकट डिक्लेयर हुई है, ये घबराहट है। आगे और होगा तो पता नहीं क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी अभी जन आंदोलनों के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही है, जनता को जगा रही है, जनता को बता रही है। गंगा जल हाथ में लेकर के
36 सूत्री घोषणा पत्र इस कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया था 2018 में, लेकिन गंगा जल की पवित्रता को इतना अपवित्र किया है, एक भी सूत्र इनके माध्यम से पूरा नहीं किया गया। इनने बोला था हम शराबबंदी कर देंगे, शराबबंदी हुई नहीं, शराब की बिक्री दुगनी हो गई, नकली शराब भी बिक रही है, बिना एक्साइज पेड की शराब बिक रही है। पिछले दिनों आप लोगों को देखा होगा 2000 करोड़ का घपला हुआ और 2 प्रकार की शराब बिक रही थी, एक तो होलोग्राम असली वाली और एक बिना होलोग्राम की बिक रही थी। फैक्ट्री से जो माल आता है वेयर हाउस में, वो सब में एक्साइज ड्यूटी पेड होके आती है, लेकिन यहाँ बिना एक्साइज ड्यूटी पेड हुए आती थी वेयर हाउस में और वहां से दुकानों में जाती थी। तो एक पेटी होती थी इनकी जो नंबर 1 की दारू बिकती थी, एक पेटी होती थी जिसमें नंबर 2 की दारू बिकती थी, और एक बोतल में 75 रुपए से 150 रुपए तक का घपला होता था। और ऐसी स्थिति थी कि अनवर ड्राइवर के बोलने से वहां का एक्साइज डिपार्टमेंट का सिपाही से लेके कमिश्नर तक की पोस्टिंग उसके बोलने से होती थी। जो पैसे का कलेक्शन होता था उसमें 25% यहाँ बढ़ता था, 75% उनके अकाउंट को जाता था। तो ये स्थिति कांग्रेस की है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की महत्वाकांक्षाएं, देश लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के साथ साथ विश्व के लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं और विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। ये दोनों में फर्क है। 9 साल अभी हमारी केंद्र सरकार को पूरा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे हुए हैं और 9 साल में उन्हें हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है। गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, युवा हो, सबको दिया है। अभी आप देख रहे हो हर महीने 1 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं, हर विभाग के, कोई रेलवे का है, कोई पोस्ट ऑफिस का, कोई कहीं है, जिनके भी इंटरव्यू है उनको 1 लाख लोगों को दिया जा रहा है और 10 लाख का लक्ष्य इन नवंबर तक 10 लाख लोगों को दे देंगे। तो ये हमारी योजनाएं हैं, हमारा कार्यक्रम है और इन सब कार्यक्रमों को लेकर के हमारा कार्यकर्ता जा रहा है और जनता में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। एक आरोप ये लगाए जाते हैं कांग्रेस या दूसरे विपक्षी के लोग कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही, टीम का, मतलब पार्टी के यहाँ उन्हीं नेताओं के यहाँ छापे पड़ते हैं जो कि इन विरोधी विपक्षी पार्टियों के कहीं ना कहीं नेता है। ये छापा तो उन्हीं के यहाँ पड़ता है जिनके यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, और अगर आपको गड़बड़ नहीं है तो आपको डरने की बात ही नहीं है। आप इतनी घबराहट क्यों होती है? देवेंद्र यादव का छापा पड़ा तो आप कोऑपरेट करते हैं उनके अधिकारियों को, आप कोऑपरेट कराने की बजाय उनको डराने का काम कर रहे हो। आप बेवजह की भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, वहां हजारों लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, छत पे इकट्ठा कर रहे हो, बाहर इकट्ठा कर रहे हो, अधिकारियों को डराने का काम कर रहे हो। तो सरकारी एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। कोई ईडी आज तो बनी नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज तो बना नहीं है, तो आजादी के बाद से सब बने हुए हैं और वो अपना काम करते हैं। कांग्रेस के जमाने में वो काम करते थे, हमारे जमाने में काम करते हैं। उनके पास तथ्य होते हैं, सबूत होते हैं, तो वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद काम करते हैं। और अगर आप पाक साफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन आपके अंदर घबराहट क्यों है? घबराहट आपके अंदर इसी बात की है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए आप घबरा रहे हो। नहीं, इसमें बात ये आ रही थी कुल मिलाकर के कि 6 राज्यों में डिविजन सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और अन्य राज्यों में मिली जुली सरकार भी है, लेकिन किसी भी भाजपा के नेता मिनिस्टर इतने समय इनका किसी का ईडी छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? भाई अगर हमारे नेता भी भ्रष्ट होंगे, गड़बड़ करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उनके खिलाफ भी अगर तथ्य मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, ऐसा कहा जाता है कि आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टी है। लेकिन इस बार 2018 के चुनाव के बाद जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, तो चाहे वह भिलाई नगर विधानसभा हो, चाहे पूरा छत्तीसगढ़ हो, एक तरह से देखा जा रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ये जो कांग्रेस के विधायक है, खासतौर पर देवेंद्र यादव, चाहे वो हनुमान जयंती का मामला हो, अभी हाल ही में गंगा आरती हुई तो सेक्टर 7 में लक्ष्मीपति राजू के वार्ड में जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं आए हुए थे। उसके अलावा अभी इन्होंने सावन सोमवार का एक शिवनाथ नदी से एक यात्रा देवेंद्र यादव ने शुरू की थी जो कि बलौदा तक गई थी। रायगढ़ में एक अंतरराष्ट्रीय रामायण कंपटीशन हुआ। तो ये जो सारे मुद्दे जो हिंदुत्व की बात करते थे, ये आज की तारीख में देखा जाए तो पूरा कांग्रेस ने एक तरह से हाईजैक कर लिया ऐसा लगता है। ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में आप कैसे उनको? हाईजैक नहीं किया है, इन लोगों को सद्बुद्धि आई है, ज्ञान आया है। बाबा भोलेनाथ ने इनको कान पकड़ के सिखाया है कि मेरी शरण में आओगे तो तुम लोग का कुछ थोड़ा बहुत अस्तित्व बच जाएगा और मेरे से दूर भागोगे तो तुम लोग पूरी तरह समा जाओगे। तो ये स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी
न पहले कोई भेदभाव करती थी, न आज भेदभाव करती है। आपने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने हैं उसमें सबसे ज्यादा यूपी में अगर किसी को मिले हैं तो मुस्लिमों को मिले हैं। कोई भेदभाव नहीं है कि शौचालय बन रहा है तो मुस्लिम के यहाँ नहीं बनेगा तो हिंदू के यहाँ बनेगा। लाइन से जितने भी लोग हैं सबके यहाँ बनेगा। मकान जिसको दिए गए हैं सबको दिए गए हैं। उज्जवल गैस योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं तो सबको दिए गए हैं। कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि शहर के अंदर आबादी रह रही, हर वार्ड में अगर कोई रह रहा है, अगर वहाँ मुसलमान भी है, सिंधी भी है, हिंदू भी है, तो कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सरकारी सारी योजनाओं का फायदा सबको दिया जा रहा है और सबका साथ सबका विश्वास, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है और आगे भी चलेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सबका साथ मिल रहा है और मिलेगा। आज ये राम भवन की बात कर रहे हैं, बाकी की बात कर रहे हैं, राम को अपना भांचा बना रहे हैं, दुनिया भर की चीज कर रहे हैं, और इन्हीं के लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट देके राम के अस्तित्व को, राम सेतु को मानने से इनकार कर दिया था। और राम मंदिर बनाने की जब बात आई थी तो इन्हीं के माध्यम से आपत्तियां लगाई गई, एक बार नहीं कई बार आपत्तियां लगाई गई। उन सारी आपत्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये बनना चालू हुआ। तो आज अब राम भक्त हो गए, इसके पहले भैया रावण भक्त थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता। और देश की जनता जानती है इस चीज को, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है। केवल वोट की राजनीति हम नहीं करते हैं, हम सबको लेके चलने की राजनीति करते हैं। और कांग्रेस ने तो मुस्लिमों को हमेशा डराने का काम किया है। कांग्रेस ने ये बतलाने की कोशिश की है कि भाजपा आ जाएगी तो पता नहीं मुस्लिमों को क्या कहर टूट पड़ेगा, क्या हो जाएगा, सब भगा दिए जाएंगे। ये इन लोगों ने, ताकि मुस्लिम वोट हमारे पास रहे। लेकिन अब मुस्लिम समाज इस बात को समझ चुका है, उसको बात समझ में आ गई है कि देश का विकास होगा तो हमारा विकास होगा, इसलिए वो हमारे साथ चल रहा है। आप यूपी के चुनाव में देखो, मुस्लिम मतदाताओं ने कितनी बड़ी संख्या में दी। आज मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो एक काला कानून था उसको अलग करने का काम भारतीय जनता पार्टी किया, और उसकी वजह से मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में आज भाजपा के साथ आई है। निसंदेह यूपी में तो मुस्लिमों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया, आमतौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में भी इस चीज की शुरुआत होगी? आमतौर पे कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कभी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दी गई है, तो क्या इस विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा कुछ नया प्रयोग संभावना है कि छत्तीसगढ़ में हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जैसे अभी हमारे तो शासन में थे, अभी तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, तो बाकी चेयरमैन, 3-4 लोगों को लाल बत्ती दी गई है, भाजपा के लोगों को। लेकिन विधानसभा टिकट या लोकसभा टिकट का मामला ऐसा होता है बुद्दुन भाई कि जीतने की संभावना जिसकी बनती है उसको टिकट दी जाती है। अगर कोई मुस्लिम भाई हमारा जीत की संभावना को दिखलाएगा कि हाँ जीत सकता है तो उसको भी टिकट दी जाएगी। एक चर्चा ये भी चल रही थी कि जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय में हुआ तो पूरी लोकसभा सीटों के प्रत्याशी आप लोगों ने बदल दिए थे, मतलब हाईकमान ने आपके। और पिछले 6-7 महीने 8 महीने से खास बात चली कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही कुछ प्रयोग दोहराया जा सकता है। 90 में से 60 से 70 सीटों के बदलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। पिछले 6-7-8 महीने चर्चा चल रही है। जो 21 सीटें अभी जो 21 सीटें हुई है, इससे तो संकेत मिली गए जी, उसके संकेत तो स्पष्ट है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी तो केवल इस बात को देख के टिकट दे रही है जीतने की संभावना किसकी है, पार्टी के प्रति कौन प्रतिबद्ध है और कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो जनता के बीच में लोकप्रिय है और जनता जिसको जिताने के लिए आतुर है, ऐसे लोग टिकट दी जाएगी। गृह मंत्री आपके रामसेवक पैकरा जी थे, हाँ, और अच्छे स्थापित नेता रहे हुए हैं। अभी नए युवाओं में देखा जाए तो ओपी चौधरी जो कि IAS हैं, वो नौकरी छोड़ के उन्होंने शामिल किया। पिछली बार खर्चे से उनको टिकट भी दी गई थी उमेश पटेल के खिलाफ, और इस बार उनको हटा दिया गया, उनकी टिकट काट दी गई, दोनों की काट दी गई। भाई अभी संभावना समाप्त नहीं हुई है, अभी तो मात्र 21 सीट की है, हो सकता है उसकी जगह दूसरी सीट से मिल जाए। जैसे अभी राम विचार नेताम जी को उनकी सीट से नहीं दूसरी सीट से दिया गया है, ऐसे कई लोगों का हुआ है। अच्छा, जैसे अपन बात करें वैशाली नगर में, अपने क्षेत्र में आ जाते हैं, चूंकि विद्याधर भसीन जी का निधन हो चुका है, ये सीट खाली है, तय उनके अगर वो जिंदा रहते तो संभावना बन सकती है। आप उनका उत्तराधिकारी किसको मानते हैं, किसको टिकट यहाँ से दिया जाना चाहिए, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? भाई ऐसा है कि जो पार्टी में काम कर रहा है, पार्टी के प्रति जिसकी प्रतिबद्धता है और जनता के बीच में जिसकी इमेज है, जो पार्टी को जिता सकता है, ऐसे टिकट दी जाएगी। इसमें जैसे आप भी तो पहले कभी दावेदारी भी आपने की थी, आज से 20 साल 25 साल पहले हमने आपका वो दौर भी देखा है जब आप पहले 2 से 3 बार आप
इस पद पर हैं, जिस पर आप चौथी बार बल्कि कहा जाए, लंबे समय बाद आपको जिम्मेदारी चौथी बार मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं पार्टी में आपका क्लेम भी तो बनता है, तो क्या आप दावा करेंगे इस वैशाली नगर के लिए? तो हमारी पार्टी में दावे का कोई मतलब नहीं निकलता। पार्टी आपका आकलन करती है, आकलन करके आपको जिम्मेदारी देती है। आज मैं 18 साल से किसी पद में नहीं था, आज पार्टी ने 18 साल बाद मुझको भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया। मेरे को भी कल्पना नहीं थी। यदि पार्टी का आदेश आपको हो जाता है कि आइए मैदान में, नहीं, पार्टी आदेश देगी तो जो आदेश देगी उसको मानेंगे। हमारी भूमिका तो पार्टी के आदेश पर है। पार्टी हमसे जिस टाइप से काम लेना चाहेगी, जो हमको आदेश देगी, पार्टी समझेगी हमारी भूमिका कि आपको अध्यक्ष रहना है तो अध्यक्ष रहेंगे। पार्टी हमारी भूमिका समझेगी कि आपको टिकट देना है तो टिकट देगी, उस हिसाब से काम करेंगे। तो हमारा अपना कुछ नहीं है, हम लोग तो भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही है। पार्टी जो आदेश देती है उस आदेश को मानना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बात और जुड़ी रही है कि वो हमेशा नए चेहरों पे ज्यादा दांव लगाती है। अगर आप पीछे पलट कर देखें तो अभी भिलाई विधानसभा में भी लंबे समय से पांडे जी का एक छत्र चला आ रहा है, यहाँ भी है, और बहुत सारे प्रत्याशी जो है पुराने हो गए हैं से, तो उसमें ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि आप संगठन जोड़े में लगातार आपकी बातचीत भी होती रहती है, तो इस नए या पुराने की जो सम्मिश्रण टिकट बंटवारे में क्या हो सकता है? देखिए, ये तो प्रदेश और केंद्र नेतृत्व का काम है। वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या डिसाइड करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है। हम लोग तो जो पॉलिसी बनती है, जो नेतृत्व डिसाइड करेगा, उसका अनुपालन करना है, हमारा काम है। वैशाली नगर एक ऐसी जगह है जहां से इन 4 चुनावों में जब अभी तक कोई स्थानीय मतलब लोकल, जिसको क्षेत्रीय कैंडिडेट कहा जाए, चाहे वो साहू हो, कुर्मी समाज, छत्तीसगढ़ में सब चीजों का बहुत बहुतायत है, लेकिन वैशाली नगर उनसे अलग है। और अभी तक जितने भी विधायक बने यहाँ पर, इनमें से कोई लोकल नहीं है। तो अब लोकल भाई, अब जैसे जयतन मशीन बने थे, तो वो तो आज 50 साल 60 साल से यहीं रह रहे थे जी। तो 60 साल से जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है, अब उसको बाहरी कैसे बोलोगे? और उसी विधानसभा में रह रहे थे, वैशाली नगरी विधानसभा में रह रहे थे, 50 साल से ऊपर हो गए, 60 साल से रह रहे थे जी। अब इसके बाद सरोज पांडे थी, तो सरोज पांडे भी अब भिलाई की निवासी थी, और उस समय तो सब भिलाई दुर्ग और वैशाली नगर तो बना नहीं था, जब जिस समय से काम कर रहे हैं। वैशाली नगर तो बाद में बना, लेकिन काम की वर्किंग तो सभी की पूरी कंबाइंड थी ना भाई भिलाई जिले में। जब मैं पहली बार जिलाध्यक्ष बना तो मेरी कार्यकारिणी मेंबर थी वो। इसके बाद मैंने उनको फिर महिला मोर्चा का जिले का महामंत्री बनाया था। तो सभी लोग काम कर रहे थे, और उसमें अब चूंकि विधानसभाएं सब अलग अलग बन गई हैं, दुर्ग ग्रामीण भी हो गई है, वैशाली नगर भी हो गई है, भिलाई के भी का परिसीमन में बहुत सारा हिस्सा काट दिया गया है। कुछ हिस्सा चला गया दुर्ग ग्रामीण में, कुछ हिस्सा चला गया है आपका वैशाली नगर में। तो विधानसभा तो वही थी, लेकिन अब परिसीमन के हिसाब से थोड़ा सा अलग मामला हो गया। आपके क्षेत्र में, आपका जो कार्य क्षेत्र है भिलाई शहर जिला भारतीय जनता पार्टी का, उसमें 2 विधानसभाएं तो पूरी की पूरी आती हैं, जिसमें भिलाई नगर, वैशाली नगर, और पाटन, अहिवारा और दुर्ग ग्रामीण। इनके तो जो प्रत्याशियों की जो सूची है, कहीं ना कहीं आपके पास से आवेदन आप ही के पास आएंगे। बीजेपी की क्या पॉलिसी होनी चाहिए इन, आप खास तौर पर इस नजरिए से आपकी कोई? देखिए, आपके 5 विधानसभा पार्टी एक दायरा फिक्स करती है, लेवल फिक्स करती है, ऐसे कुछ लोगों से जानकारी लेती है। और अभी की जो स्थिति है वो ये है कि पार्टी चाहती है कि अच्छे कैंडिडेट आए, जीतने लायक कैंडिडेट आए। पार्टी अपने तरीके से सर्वे करा रही है। सर्वे में जिन लोगों के पक्ष में जनता का मत आ रहा है और उनके बारे में जनता का फीडबैक आ रहा है, रिपोर्ट आ रही है सर्वे में, ऐसे लोगों पर विचार कर रही है। इस बार के जो इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो होगा, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या हो सकता है? किन किन खास मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फोकस करेगी विधानसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी तो फोकस करेगी चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में। आज इन सब चीज़ों में जहाँ दिक्कत है, युवकों के बारे में, युवकों को रोजगार देने की बात करेगी। युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ बहुत स्थिति खराब है। 5 साल पहले जो प्रॉमिस किया था भूपेश सरकार ने, ना तो रोजगार दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया। आज 4.5 साल, पौने साल, 5 साल बीतने के बाद आज उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम भत्ता देंगे, लेकिन वो भत्ता भी, उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि जो मापदंड उन्होंने तय किए हैं
उसमें 10 में से मात्र 3 बच्चों को भत्ता मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है। तो बेरोजगारी भत्ते का मामला है। इसके अलावा किसानों को उन्नत बीज मिले, खाद मिले। अभी वर्मी खाद के नाम पर ये उसमें गोबर में और रेती मिला करके मजबूर कर रहे हैं किसानों को खरीदने के लिए कि आपको यूरिया चाहिए अगर 2 बोरी तो 2 बोरी आपको वर्मी खाद खरीदना पड़ेगी 300-300 रुपए की। देखिए किसानों से 500-600 रुपया जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है। उस खाद को लेकर के भी हमने किसान मोर्चे के माध्यम से प्रदर्शन किया था दुर्ग में, तो वो खाद की बोरियां हमने लाके पटकी, उसमें दिखलाया कि देखो किस टाइप से लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। आप लोगों पे आरोप लगता रहा है कि आपने पहले 21 रुपए जो समर्थन मूल्य देने की बात की थी वो पूरा नहीं कर पाया था। जब कांग्रेस 500 और 2500 रुपए के घोषणा पत्र और चुनावी वायदे के साथ सत्ता में आ गई, तो किसानों के लिए देखो भैया 2500 रुपए की जो बात कर रहे हैं इसमें 2100 रुपए तो केंद्र सरकार से मिलता है, उसमें बोरे का पैसा, सिलाई का पैसा, हमाल का पैसा, ये सारा पैसा तो केंद्र सरकार देती है ना। ये तो मुश्किल से 300-400 रुपए देते हैं और 400 रुपए भी जब पिछले बार इन्हें खरीदी की थी उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। अभी तो किसान के कर्जदार है, उस पैसे को भी किस्त में चुका रहे हैं, वो भी ब्याज से पैसा लेके चुका रहे हैं। आज स्थिति इतनी खराब है इनकी, हर चीज के लिए पैसा लेते हैं लोन में, और लोन के पास जो पैसा देना चाहिए, जो बांटते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, जो खर्च करने की बात होती है, अगर इनने 20,000 करोड़ रुपए लोन लिया तो उसमें से 12,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, 8,000 करोड़ रुपए कहाँ जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। तो इनकी स्थिति तो बहुत दयनीय है और जनता को केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। 4.5-5 साल में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, कर्नाटक का चुनाव हो, सारा भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके वहीं भेजा जाता है। अभी आपने देखा कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में 300 लोग आए थे, तो अपनी नेता प्रियंका गांधी के लिए 1.5 करोड़ के इन लोगों ने फूल बिछा दिए। यहाँ गरीब जनता मर रही है, यहाँ देख रहे हो पूरे शहर के अंदर सारे गड्ढे हो गए हैं, पूरे मतलब उसमें लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है इनको। 1.5 करोड़ के फूल बिछा रहे हैं। 300 डेलीगेट्स आए थे, उनको 50-50 ग्राम की सोने की चेन दे रहे हैं। अभी नेहरू नगर के बगल में देखो, वो सौंदर्यीकरण करने के नाम पर करोड़ों का खर्च कर रहे हैं, और गुरुद्वारा के पास उतरो, अभी हमने वहां चक्का जाम किया था, तो वहां पर इतने गड्ढे हैं, इतनी स्थिति खराब थी कि बेचारी महिलाएं और बच्चियां जो स्कूटी से जाती थी और निकलती थी तो दंड से उसकी स्कूटी नीचे घुसती थी और फिर उसके बाद वो उठ नहीं पाती थी। तो उस बात को लेकर के पहले हमने कलेक्टर को बोला, कमिश्नर को बोला, जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो उस दिन हमने वहां मछली पकड़ने का कार्यक्रम रखा, उन गड्ढों में मछली पकड़ने का कार्यक्रम रखा, और इसके बाद हम वहां पर बैठ गए चक्का जाम करके। हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया था और हमने बोला हम देंगे भी नहीं ज्ञापन, और हमने बोला कि हम निगम के पास नहीं जाएंगे, अब निगम हमारे पास आएगी। जब चक्का जाम हमने किया तो सारा पुलिस फोर्स आ गई, ये आ गई। हम बोले नहीं उठेंगे जब तक निगम का कमिश्नर नहीं आएगा, बात नहीं होगी, नहीं उठेंगे। जब उनने प्रॉमिस किया कमिश्नर आ रहा है, बात आ रही, बात हुई हमारी। जब उनने बोला 11 तारीख से हम काम चालू करेंगे, पाइपलाइन चेंज करेंगे, और चालू हुआ काम, पाइपलाइन चेंज हो गई। अब उसका बाकी गड्ढे भरने का काम चालू कर रहे हैं हम लोग, तब उसके बाद उठे हम। और ऐसा एक जगह नहीं, 3 जगह हमने किया। कैलाश नगर में भी भारी गड्ढे हैं, आप जाओ वहां ना तो लंबी चौड़ी रोड आप 1 किलोमीटर कवर करोगे, इतने गड्ढे की 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबकी स्थिति खराब हो रही है। वहां भी उस दिन हमने अपने प्रदर्शन किया। हमने वहां पर बेशरम के पौधे लगाए उन गड्ढों में, तो लोग हमसे मीडिया वाले पूछे कि भैया बेशरम के पौधे क्यों लगा रहे हो? हम बोले भैया ऐसे लगा रहे हैं कि जो लोग बैठे हैं ना निगम में, ये इतने बेशरम हैं, इनके पास शर्म नाम की चीज नहीं है, इसलिए इनसे निपटने के लिए बेशरम के पेड़ लगाना पड़ेंगे। ऐसे स्पर्श हॉस्पिटल के पास में वहां भी भारी गड्ढे थे, वहां भी लोग गिर रहे थे, वहां भी हमने आंदोलन प्रदर्शन किया। अभी परसों के दिन उसका भूमि पूजन चालू हुआ और कार्यक्रम चालू। विश्वराज जी, एक नए सवाल की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ, वो यह है कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, 2 ही पार्टियां आमतौर पर पिछले कम से कम 30-40 सालों से देखी जा रही हैं। लेकिन पिछले दिनों एक नई पार्टी नजर में आई है, आम आदमी पार्टी। अभी कल उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी आए हुए थे। चिकित्सा, शिक्षा और बिजली, ये 3 मुद्दों पर उन्होंने न सिर्फ दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाई बल्कि पंजाब में भी उन्होंने, और उनकी जो योजनाएं हैं तो वो उनका कहीं ना कहीं जो है ऐसा लोग ऐसा कहते हैं जो फ्री वाला मामला है, एक तरफ आरोप भी लगाते हैं, बट
कहीं ना कहीं देखा जाए कि उनका एक असर कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में उनकी शुरुआत हो चुकी है। कल भी उनका कल दूसरा दौरा था, इसके पहले बिलासपुर में उनकी एक सभा हुई थी, कल रायपुर में उन्होंने 9 गारंटी दी है। तो क्या आम आदमी पार्टी के आने से यहाँ पर कॉन्टेस्ट त्रिकोणीय होगा, ट्रेंगुलर? जब केजरीवाल जी पहली बार बने थे तो हवाई चप्पल पहन के घूम रहे थे हैं, और बोल रहे थे कि हम अपनी जो वैगन आर कार है उसी में घूमेंगे, दूसरी गाड़ी नहीं लेंगे, जो मकान था हम लेंगे नहीं। अभी उनने अपने मकान में कितना पैसा खर्च किया है, मेंटेनेंस में उसमें 40 करोड़ रुपए खर्च हुआ है उस मकान में, जिस 40 करोड़ में एक कॉलोनी बन जाती नहीं, समझे? तो ये उनका ईमानदारी का पहला पैमाना है। दूसरी बात, अभी उनके सबसे प्रिय मंत्री सिसोदिया जी जेल में गए हुए हैं, 900 करोड़ रुपए का घपले का उनके ऊपर आरोप है। उनके एक मंत्री जैन साहब वो भी अंदर हैं, 2-3 उनके विधायक, उनकी जमानत हुई जैन साहब की हुई, लेकिन कितने दिन बाद, जी है, समझे ना जी। और सिसोदिया जी बेचारे अभी तड़प रहे हैं वहीं जेल में। तो ये स्थिति है, इतने ईमानदार लोग हैं, तो आबकारी पॉलिसी बना करके, और जो दारू वाले थे उनको आपने 80% 90% का फायदा दिलाने का काम किया, तो ये आपकी ईमानदारी कहाँ है? जनता के बीच आपकी कलई अब खुलती जा रही है, और अब जनता इस बात को समझ रही है कि दिल्ली में जो इनने किया है आज वो क्या स्थिति होने वाली है। पंजाब भी नया स्टेट है, आया है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की स्थिति लोगों को धीरे समझ में आएगी। इसलिए अब छत्तीसगढ़ की जनता दिल्ली का हाल देखने के बाद यहाँ यकीन नहीं करने वाली है। 2 मुख्यमंत्री आए हैं, शासक घूम रहे हैं, समझे ना, उसका असर होने वाला नहीं। चलिए ठीक है, काफी बहुत सारे विस्तार में बहुत चर्चाएं हुई आपसे, और चूंकि अभी विधानसभा चुनाव को थोड़ा सा समय है, हम एक बार बीच में मुलाकात होती रहेगी, जो ज्वलन समस्याएं कुछ आती रहेंगी, कुछ मुद्दे उन पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आज की चर्चा पे यही विराम दे रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब देख रहे हैं, आपने सुना कि ब्रजेश बिलपुरिया जी जो कि जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने काफी विस्तार से न सिर्फ स्थानीय बल्कि प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उन्होंने एक अच्छे जवाब दिए, ठोस जवाब दिए। अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने बचाव भी किया और मार्गदर्शन भी दिया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में या आने वाले तमाम चुनाव में अपनी पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी, इसमें कहीं और सफलता भी हासिल करेगी। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ आमने सामने के इस कार्यक्रम में, और उनसे भी कुछ राजनीतिक चर्चा भी कर सकते हैं, अन्य चर्चाएं भी होंगी। आप सभी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।